आज के एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर फैमिली रीच करने में मदद भी करे ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज के एक्सप्लेनेशन से। सीरीज के शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि ये सीरीज मल्टी यूनिवर्स पर आधारित है। आगे हमें इन्हीं में से एक दुनिया दिखाई जाती है जो हमारी दुनिया जैसी ही थी और थोड़ी अलग भी। यहाँ इंसान की सोल एक जानवर में रहती है जिसे यहाँ डीमन कहा गया है। डीमन अपने इंसानी शरीर से ज्यादा दूर नहीं रह सकते थे और अगर डीमन को कुछ हुआ तो उसकी इंसानी शरीर को भी नुकसान होगा क्योंकि दोनों ही आपस में जुड़े हैं। और जब तक बच्चे छोटे होते तो उनका डीमन समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, पर जब वो असल मायने में बड़े हो जाते तो उनका डीमन उनके बर्ताव के हिसाब से हमेशा के लिए एक ही जानवर के रूप में बदल जाता है। वहीं इस दुनिया में मैजिस्टेरियम का ही राज चलता है और उनके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, बस विचेस को छोड़कर जो नॉर्थ में रहती थी। इसी वजह से मैजिस्ट्रियम का दबदबा ज्यादा नॉर्थ में नहीं था। आगे शुरुआत में हम एक बहुत सी छोटी सी बच्ची लायरा को देखते हैं जिसे उसके अंकल एजरेल जो एक स्कॉलर थे वो उसे ऑक्सफोर्ड के जॉर्डन कॉलेज में मास्टर के पास छोड़ने जा रहे थे जिससे लायरा बाढ़ से सुरक्षित रह सके क्योंकि उस समय पूरे ऑक्सफोर्ड में बहुत बड़ा बाढ़ आया था और एजरेल के हिसाब से लायरा के इससे यहाँ सुरक्षित जगह नहीं हो सकती, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब आगे में 12 साल बाद का जॉर्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लायरा बड़ी हो गई थी और उसके डेमन का नाम पैन है। पूरे कॉलेज में उसका सिर्फ एक ही दोस्त है रॉजर और वो भी उसकी तरह अनाथ है और जॉर्डन में सफाई का काम करता है। जॉर्डन ही अब लायरा का घर था क्योंकि अंकल एजल कभी कभार साल में एक बार लायरा से मिलने आ जाते थे और बड़े होने के साथ ही लायरा बहुत ही शरारती और साहसी भी बन चुकी थी। आगे लायरा लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन से रोज की तरह अपना क्लास ले रही थी। वहीं वो खिड़की से अपने अंकल एजरेल को आते देखती है जो बहुत सालों बाद नॉर्थ से जॉर्डन लौटे थे। लायरा अपने मासूमियत से लाइब्रेरियन को एक किताब खोजने में उलझा देती है और फिर मौके का फायदा उठाकर खिड़की से अपने अंकल से मिलने के लिए चुपके से बाहर भाग जाती है। पर वो भागते हुए एजल के रूम के बाहर पहुंच जाती है जहां वो मास्टर को रूम में एजल की शराब में कुछ मिलाते हुए देखती है। एजल के अब आते ही मास्टर वहां से निकल जाते हैं और अब एजल वो शराब पीने ही वाला होता है कि तभी लायरा आकर कप को गिरा देती है और उन्हें खबर करती है कि उसने मास्टर को इस शराब में कुछ मिलाते हुए देखा था जो उसके हिसाब से जहर हो सकता है। एजल अब लायरा को अपने लिए मास्टर पर नजर रखने को कहता है और फिर लायरा को अपने कमरे में एक जगह छिपा देता है। अब शाम में उसी कमरे में स्कॉलर्स की मीटिंग होती है जहाँ एजल आज अपनी नॉर्थ की रिसर्च सबको दिखाने वाला था क्योंकि उसने एक ऐसी खोज की है जो आज तक किसी ने नहीं की थी। लायरा भी चुपके ये सब देख रही थी जहाँ बेजेल अपनी नोट में ली गई फोटोग्राम सबको दिखाता है जिसमें साफ डस्ट दिख रहा था। वो अब बताता है कि डस्ट उम्र में बड़े इंसानों के इर्द गिर्द ही होती है, बच्चों के आसपास वो नहीं रहती। जिसके बाद वो अपनी फोटोग्राम दिखाता है जहाँ डस्ट की वजह से नॉर्थ में एक हवा में उड़ता हुआ शहर दिख रहा था जो इस दुनिया का नहीं दूसरी दुनिया का था और ये सिर्फ डस्ट की वजह से दिख रहा था। अब सारे स्कॉलर्स एजल की खोज से हैरान रह जाते हैं क्योंकि मैजिस्ट्रियम को डस्ट पे विश्वास नहीं था और इसी बात को साबित करने के लिए एजल उन सबको ग्रुमनाम का कटा हुआ सिर दिखाता है क्योंकि ग्रुमान ने ही सबसे पहले अलग अलग दुनिया की खोज की थी और उसका सिर एजल द्वारा नौ के पहाड़ों में पाया गया था। एजल अपने रिसर्च को बरकरार रखने के लिए बाकी स्कॉलर से फंडिंग मांगता है। वहीं उधर दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड में जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि माँ कोस्टा के बड़े बेटे टोनी कोस्टा का डीमन आज हमेशा के लिए एक चील में तब्दील हो गया था। पर वहाँ जश्न चल ही रहा था कि तभी टोनी का छोटा बेटा बिली अचानक से ही गुम हो जाता है, इसलिए अब सारे लोग बिली को खोजने में लग जाते हैं। इधर मास्टर और लाइब्रेरियन एजल की खोज के बारे में बात कर रहे थे जहां मास्टर लाइब्रेरियन को बताते हैं कि एलिथोमीटर जो एक ऐसा यंत्र है जिससे भविष्य बताया जा सकता है, उससे उन्हें पता चलता है कि एजल की इस रिसर्च में लीरा का बहुत बड़ा पहलू है और वो बस लायरा को हर मुसीबत से सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब अगली सुबह रोज की तरह रॉजर लायरा के कमरे में नाश्ता लेकर आता है जहाँ लायरा उसे रात की सारी घटना के बारे में बताती है और डस्ट का भी जिक्र करती है। रॉजर भी उसे बताता है कि कल रात ऑक्सफोर्ड से एक बच्चा बिली गायब हो गया है और सबको यही लगता है कि बिली को गॉबलर्स उठा के ले गए। दरअसल गॉबलर्स मॉन्स्टर की तरह दिखने वाले लोग होते हैं, पर यहाँ लायरा के हिसाब से गॉबलर सिर्फ एक बच्चों की कहानी है। जहाँ रॉजर आगे लायरा को ये भी बताता है कि अंकल एजेल भी अपनी एयरशिप से वापस नॉर्थ के लिए निकलने वाले हैं। जो सुनते ही लायरा भागते हुए एयरशिप में जाती है और एजेल से उसे भी अपने साथ नॉर्थ ले जाने की विनती करती है, पर एजेल उसे साफ इनकार कर देते हैं और लायरा को वहीं छोड़कर एयरशिप से नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। उधर ऑक्सफोर्ड में रहने वाले जिप्शियंस बिली को पूरे ऑक्सफोर्ड में ढूंढ रहे थे और तभी वहाँ जॉन आते जो किंग ऑफ वेस्टर्न्स के नाम से भी जाने जाते थे, जो टोनी को बताते हैं कि गॉबलर्स कोई बच्चों की कहानी नहीं है और गॉबलर्स अब तक बिली को लेकर ऑक्सफोर्ड के बाद लंदन की तरफ निकल चुके होंगे, इसलिए उन्हें भी अपना समय बर्बाद ना करते हुए लंदन के लिए निकलना चाहिए। दूसरी तरफ जॉर्डन कॉलेज में स्कॉलर्स डिनर के दौरान मिस्टर काउटलर जो मैजिस्ट्रेम की एक मेंबर थी वो लायरा से मिलती है और लायरा को अपनी असिस्टेंट की जॉब का ऑफर देती है और कल ही लंदन
एयरशिप से निकलने का कहती है। लायरा दरअसल बचपन से ही जॉर्डन के बाहर कभी नहीं गई थी, इसलिए वो इस बात से बहुत उत्सुक होती है और इसके लिए हाँ कर देती है। पर वो मिसेस काउटलर से ये विनती करती कि वो अपने साथ रॉजर को भी लंदन ले चले, क्योंकि वो उसका इकलौता दोस्त है। अब अगले दिन मास्टर लायरा को सुबह सुबह ही मिलने बुलाते हैं, पर लायरा उन्हें साफ कह देती कि आज ही वो जॉर्डन से रॉजर के साथ जा रही है और उन्हें यहाँ कोई नहीं रोकेगा। पर मास्टर उसे बताते कि उन्हें कोई रोक भी नहीं रहा है और फिर वो लायरा को अपना एलिथियोमीटर दे देते जो दुनिया में सिर्फ 6 ही बनी थी और उसे बस मैजिस्टेरियम की इजाजत से ही अपने पास रखा जा सकता था। मास्टर लायरा को बताते कि ये यंत्र उसे सच जानने में मदद करेगा और उससे वादा भी लेते कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी और ना ही मिसेस काउटलर को। जिसके बाद लायरा उनसे वो यंत्र ले लेती है और फिर रॉजर को अपने साथ ले जाने के लिए ढूंढने चली जाती है, पर उसे रॉजर पूरे जॉर्डन में कहीं नहीं मिलता। लेकिन वो फिर भी हर जगह रॉजर को ढूंढती है। उधर जॉन मार्कोस्टा से मिलने आते हैं और उन्हें समझाते कि बिल्लू को यहाँ ढूंढने से उनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गॉबलर्स अब तक उसे लंदन लेकर पहुंच गए होंगे, इसलिए उन्हें भी तुरंत लंदन के लिए निकलना होगा। उधर लायरा मिसेस काउटलर को रॉजर के गायब होने वाली बात बताती है और ये भी कहती कि गॉबलर शायद रॉजर को बिली के साथ ले गए होंगे, पर मिसेस काउटलर कहती कि गॉबलर सच में नहीं होते और अगर सच में होंगे तो वो रॉजर को अपने साथ लंदन ले गए होंगे, इसलिए उन्हें भी अब लंदन के लिए निकलना चाहिए। वो अब लायरा से वादा करती है कि वो चिंता ना करे, वो रॉजर को ढूंढ लेगी, पर अगर उसे रॉजर को ढूंढना है तो एयरशिप के निकलने से पहले वो आ जाए। जिसके बाद अब लायरा अपने कमरे में आ जाती है और एलिथियोमीटर से रॉजर कहाँ है ये पूछने लगती है, पर एलिथियोमीटर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे चलाना अभी लायरा को नहीं आता था, क्योंकि उसे चलाने के लिए बरसों की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। इसलिए अब कोई रास्ता ना होने के कारण वो एयरशिप में लंदन जाने के लिए मिसेस काउटलर के पास एयरशिप निकलने के पहले पहुंच जाती है। लायरा के एयरशिप के साथ साथ जिप्शियंस भी लंदन के लिए अपने बोट से निकल चुके थे। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लायरा मिसेस काउटलर के साथ लंदन में उनके घर पहुंच गई है। घर के अंदर पहुंचते ही मिसेस काउटलर ने अपने लिफ्ट में लॉक लगा दिया था। वो अब अपना आलिशान घर और लायरा को उसका नया कमरा दिखाती है जो बहुत सुंदर था और लायरा को ये जगह बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ हम रॉजर को देखते हैं जिसे कुछ लोग एक कमरे में बंद कर देते हैं, जहाँ उसकी तरह और भी बच्चे मौजूद थे, जहाँ रॉजर बिली से भी मिलता है। वहीं इधर लायरा अपने घर में बहुत खुश थी और वो रॉजर को भी बहुत याद कर रही थी। मिसेस काउटलर अब उसे बताती कि उसने अपने खास लोगों को रॉजर को ढूंढने के लिए लगा दिया है। जिसके बाद मिसेस काउटलर लायरा को अपने साथ आर्टिक इंस्टीट्यूट खाने पर ले जाती है, जो लंदन की चुनिंदा जगहों में से एक थी। लायरा वहां जाकर बहुत उत्सुक होती है और वहां की चीजों को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी जॉर्डन में नहीं देखा था। मिसेस काउटलर लायरा के साथ कम समय में काफी घुल मिल गई थी, जो बात लायरा को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वो इन सब चीजों से खुश थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसे ऐसा अपनापन नहीं लगा। वहीं आधी रात में लायरा को डेमन पैन को कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, पर लायरा नींद में होने के कारण इस पर ध्यान नहीं देती। जिप्शियन भी लंदन आ गए थे और उन्हें अंदाजा था कि गॉबलर्स ने बच्चों को कहाँ रखा होगा, इसलिए अब सारे जिप्शियंस एक साथ मिलकर उस जगह पर हमला करते हैं। पर अंदर जाने पर उन्हें वो जगह खाली मिलती है। वहीं उन्हें बिली का एक स्वेटर भी मिलता है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि गॉबलर्स को पहले ही पता चल गया था कि जिप्शियंस यहाँ आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने पहले ये जगह खाली कर दी। वहीं उधर जॉर्डन में मैजिस्टेरियम के एक मेंबर बोरियल को देखते हैं, जो ग्रूमैन के कटे हुए सिर को देखने आए थे, पर मास्टर उसे इसके लिए इजाजत नहीं देते। वहीं इधर मिसेस काउटलर लायरा के साथ बहुत अच्छा समय बिताती है, जहां वो उसे नहलाती है, उसके पहनने के ढंग को भी बदलती है और पढ़ाती भी है। वहीं उधर हम लॉर्ड कार्डिनल जो मैजिस्ट्रेम के हेड थे, उनको फादर मैकपेल से जिप्शियंस और ऑब्लिगेशन बोर्ड का जिक्र करते हुए देखते हैं। और इधर आज रात भी लायरा और पैन को वही आवाज आती है, जिसे देखने के लिए लायरा मिसेस काउटलर के ऑफिस में जाती है, जहाँ मिसेस काउटलर ने उसे जाने से सख्त मना किया था। अब ऑफिस का दरवाजा खोलते ही वो मिसेस काउटलर के डेमन को वहाँ देखती है और काफी डर जाती है, क्योंकि एक डेमन अपने इंसानी शरीर से इतना दूर नहीं रह सकता था। तभी वहाँ मिसेस काउटलर भी आ जाती है और वो लायरा को अपने कमरे में जाकर सोने को कहती है। उधर जॉर्डन में आधी रात में बोरियल चुपकर म्यूजियम में ग्रूमैन का कटा हुआ सिर ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कहीं ग्रूमैन का सर नहीं मिलता, जिससे अब उसे समझ आता है कि इज़राइल ने सबसे झूठ कहा था कि उसे ग्रूमैन का सर मिला है। जिसके बाद वो एक सुनसान इलाके में जाते हैं, जहाँ से वो एक जादुई दरवाजे से होते हुए दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो हूबहू हमारी दुनिया की तरह है। अब अगले दिन मिसेस काउटलर से मिलने फादर मैकपेल आते हैं, इसलिए वो लायरा से अपने कमरे में ही रहने को कहती है, पर लायरा मिसेस काउटलर के मना करने के बावजूद कमरे से बाहर आ जाती है और चुपके उनकी बातें सुनने लगती है। लेकिन तभी वह फादर मैकपेल के साथ आए हुए स्कॉलर उसे वहाँ देख लेते हैं, जिसके बाद
बाद मिसेस काउटलर भी वहाँ जाती है और लायरा से गुस्से में अपने कमरे में जाने को कहती है। लायरा अब घबराते हुए अपने कमरे में जाती है और सबसे पहले एलिथ्योमीटर को एक बैग में छुपाकर अपने पास रख लेती है। उधर फादर मैकपेल भी चले जाते हैं और उनके जाते ही मिसेस काउटलर गुस्से में लायरा के पास आती है और अपने डेमन से उसके डेमन पर हमला कर देती है, जिससे लायरा को काफी दर्द होता है। दरअसल मिसेस काउटलर लायरा के ऐसे बर्ताव के लिए उसे सजा दे रही थी ताकि आगे लायरा ऐसी गलती फिर से ना करे, पर लायरा उल्टा मिसेस काउटलर को चेतावनी देती है कि अगर उसके अंकल को ये पता चला तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। पर अब गुस्से में आकर मिसेस काउटलर लायरा को ये बता देती कि एजल और कोई नहीं बल्कि उसके पिता है, जिसने कभी भी लायरा के लिए पिता की जिम्मेदारियां नहीं पूरी की, बस जिम्मेदारियों से भागते रहे। अब लायरा ये सब जानकर बहुत हैरान और गुस्सा होती है और अकेले कमरे में एलिथ्योमीटर निकालकर एजल और रॉजर के बारे में पूछती है, पर हर बार की तरह इस बार भी एलिथ्योमीटर से कोई जवाब नहीं मिलता। उधर दूसरी दुनिया में हम बोरियल को एक आदमी से मिलते हुए देखते हैं, जो उस आदमी को ग्रूममैन की तस्वीर दिखाकर ग्रूममैन के बारे में पता करने को कहते हैं। अब अगले दिन मिसेस काउटलर लायरा से दावा करते कि रॉजर कभी गुम ही नहीं हुआ था, वो जॉर्डन में ही है, पर लायरा को पूरा यकीन था कि मिसेस काउटलर उसे झूठ कह रही है। इसलिए थोड़ी देर बाद ही जब मिसेस काउटलर कुछ काम से बाहर चली जाती तो लायरा के पास एक अच्छा मौका आ जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर मिसेस काउटलर ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से मैजिस्ट्रेरियम के लोग भी आए थे। इसलिए अब उनके जाते ही लायरा मिसेस काउटलर के ऑफिस की तरफ जाती है, पर वहाँ वो ऑफिस लॉक निकलती है। लायरा को पूरा यकीन था कि यहाँ उसे कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो मिसेस काउटलर उसे छुपा रही है। वो अब रूम के बाहर एक चिमनी देखती है जो खुली हुई थी, इसलिए वो उसे होते हुए ऑफिस में पहुंच जाती है। अब यहाँ उसे ये पता चलता है कि इसी चिमनी से मिसेस काउटलर का डीमन उन पर हर पल नजर रख रहा था और रात में वो आवाजें भी यही से आती थी। उधर मिसेस काउटलर एक सुनसान सी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है जहाँ वो सारे बच्चे और रॉजर भी मौजूद थे, जिससे हमें पता चलता है कि मिसेस काउटलर इन सब की हेड है और वो तो रॉजर को कभी ढूंढ ही नहीं रही थी। इधर लायरा को ऑफिस के अंदर कुछ दस्तावेज मिलते हैं जिसमें ऑब्लिगेशन बोर्ड और नॉ के बारे में लिखा हुआ था, पर लायरा को वो सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं मिसेस काउटलर भी उधर घर के लिए निकल जाती है और लिफ्ट से ऊपर आने लगती है, इसलिए अब लायरा समय रहते ही मिसेस काउटलर के आने से पहले अपने कमरे में पहुंच जाती है, जिससे मिसेस काउटलर को उस पर शक भी नहीं होता। अब अगले दिन मिसेस काउटलर अपने घर में पार्टी रखती है जिसमें कई सारे लोग भी आए हुए थे और बोरियल भी वहाँ आए हुए थे। अब बहुत सारे लोगों के आने की वजह से आज मिसेस काउटलर ने लिफ्ट में लॉक भी नहीं लगाया था, जिस दौरान अब लायरा को पार्टी में एक रिपोर्टर मिलती है जो उसे अकेले में ले जाकर कुछ बात करती है। वो रिपोर्टर लायरा को बताती कि जनरल ऑब्लिगेशन बोर्ड का मतलब कुछ और नहीं बल्कि गॉबलर था और ये मिसेस काउटलर का ही प्रोजेक्ट था। अब मिसेस काउटलर भी लायरा को उस रिपोर्टर से बात करते हुए देख लेती है, इसलिए अब लायरा के जाते ही मिसेस काउटलर उस रिपोर्टर को बोरियल को सौंप देते, जो उस रिपोर्टर को बुरी तरह मार देते। इधर लायरा ये सब जानने के बाद अपने कमरे में आती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। मिसेस काउटलर अब लायरा को पूरे कमरे में ढूंढती है, पर तब तक लायरा वहाँ से निकल चुकी थी और अब लायरा घर से बहुत दूर आने के बाद एक सुनसान कोने में बैठ जाती है, पर तभी वहाँ उसे कुछ आवाजें आती है और फिर अचानक से कुछ लोग उसे अगवा कर लेते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के एक्सप्लेनेशन देखने तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।